नमस्कार बच्चों। हमने पिछली क्लास में एलसी सर्किट पढ़ा, उसकी अनुनादी आवृत्ति के विषय के लिए व्यंजक स्थापित किया। ठीक है कि अनुनाद की स्थिति क्या होती है कि जब एलसी परिपथ में घातीय प्रतिघात प्रेरकीय प्रतिघात के बराबर होता है तो वहाँ पे जो धारा होती है वो कैसी होती है, अनंत चली जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो परिपथ में बहने वाली धारा अधिकतम हो जाती है। तो उस स्थिति में हम परिपथ को अनुनाद की स्थिति कहते हैं और परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। ठीक है। तो उसमें जो आवृत्ति निकलती है आपकी, है ना, तो उस आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति, जो कि कितनी होती है, 1/2π√LC। ओके। अब उसी श्रेणी में अपन आगे बढ़ते हैं तो एक और परिपथ आता है आपका एलसी, है ना, जिसे हम बोलते हैं एलसीआर, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो एलसीआर धारा परिपथ में भी आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए आएगा, परिणामी वोल्टेज के लिए व्यंजक निकालिए। ठीक है, प्रतिबाधा के लिए व्यंजक निकालिए। ठीक है, उसके बाद उसकी कुछ विशेष स्थितियाँ रहेंगी, उस स्थितियों को पढ़ेंगे। ठीक है, कालांतर कितना होगा वो ध्यान रखेंगे, उसको याद करेंगे तथा उसके लिए अनुनादी आवृत्ति भी फाइंड आउट की जाएगी एलसीआर सर्किट के लिए। ठीक है, तो एलसीआर सर्किट देख के समझ में आ रहा है कि एक आपकी एल प्रेरकत्व वाली कुंडली है, सी धारिता वाला एक संधारित्र है और आर एक ओमिक प्रतिरोध लगा हुआ, जो कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा। तो इसका यदि हम डायग्राम बनाना चाहें तो इस प्रकार से हम डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम ये देखें कि हम डायग्राम बनाएं तो ये देखो, एक हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया और श्रेणी क्रम में हम, ठीक है, एक कॉइल लगा देंगे। तो ये हमने क्या की, एक कॉइल लगाई, उसके बाद एक हमने कैपेसिटर लगा दिया सी धारिता का और एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर ओम वाला। ठीक है, तो इससे करंट कितनी फ्लो होगी, आई। वोल्टेज कितना है आपका, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका प्रेरकत्व L, कैपेसिटी कितनी C और रेजिस्टेंस कितना R। तो अब आपको यहाँ से समझ में आएगा कि यहाँ पे हम देखें कि जो इंडक्टिव कॉइल है, कॉइल के सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो कितना हो गया, मतलब मान के चलिए VL। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर VC और रेजिस्टेंस R की सिरों के मध्य विभवांतर VR। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके थ्योरी में लिखें, कैसे लिख सकते हैं कि माना किसी क्षण परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये होगी इक्वेशन 1। अब यहाँ पे यदि इसी क्षण परिपथ में प्रवाहित धारा आई हो तो प्रतिरोध R के सिरों के मध्य विभवांतर, तो VR इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, IR। ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, संधारित्र की
प्लेटों के मध्य विभवांतर, तो ये कितना है BC, तो यह आ जाएगा IXC 2, ये 3, ठीक है। और कुंडली के सिरों के मध्य, सिरों के मध्य विभवांतर VL, तो ये कितना आ जाएगा IXL, ये इक्वेशन नंबर 4, जहाँ XC ये क्या होगा 1/मेगा C, धारतीय प्रतिघात है ना, और XL ये क्या आ जाएगा ओमेगा L, तो अपन क्या बोलेंगे प्रेरकीय प्रतिघात। क्लियर। अब आपको पता है कि VR और I, VR और I कैसे होते हैं, समान कला में होते हैं। VR और I कैसे होते हैं, समान कला में होते हैं। और I जो है BC से 90 डिग्री कैसे चलती है आपकी, अगर हम देखें तो VL मतलब BC और VI, I क्या है BC से 90 डिग्री अग्रगामी और VL से 90 डिग्री पश्चगामी चलती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि, कहाँ गया पॉइंटर, चूंकि VR व I कैसे होते हैं, समान कला में होते हैं, तथा, ठीक है, समान कला में होते हैं, तथा VL I से 90 डिग्री अग्रगामी, कोई धारा VL से क्या होगी पश्चगामी होगी, तो VL के I से क्या होगा 90 डिग्री अग्रगामी होगा, ठीक। VL I से 90 डिग्री अग्रगामी तथा BC I से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। अतः VL व VC में 180 अंश का कालांतर होगा, मतलब VL और VC में क्या होगा 180 अंश का कालांतर होगा। अब यदि VL VC से ग्रेटर है, यदि VL इज ग्रेटर देन VC, तो VL व VC का परिणामी क्या होगा, V है ना, का परिणामी VL माइनस VC होगा। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक डायग्राम, फेजर आरेख बनाएं, ठीक। ये हमने क्या किया, एक फेजर आरेख बनाया, ये ठीक है। फेजर आरेख में हमने ये देखा कि ये है आपकी करंट I और यही क्या है आपका VR, ठीक है। करंट की दिशा में ये क्या है VR है, ठीक है। VL क्या है, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये VL चला गया, ये VL, और ये नीचे की तरफ, क्योंकि BC क्या है I से 90 डिग्री पश्चगामी, तो ये VC हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो इस तरफ ही जाएगा, पीछे की तरफ 90 डिग्री पे, तो ये VL माइनस VC, इन दोनों का क्या होगा परिणामी। क्लियर। इन दोनों का क्या होगा परिणामी होगा,
अब ये है कि वी आर और वी एल माइनस वी सी का परिणामी वी हो, तो ये वी हो जाएगा परिणामी वोल्टेज। ठीक है, यदि हम मान लें कि माना वी एल माइनस वी सी व वी आर का परिणामी वी हो, तो ठीक है, तो v बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। ओके, तो अब इसको और आगे हल करते हैं। तो ये आ जाएगा वी एल मतलब क्या आ जाएगा, आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर मतलब कितना आ जाएगा, आई आर का, है ना, आई आर का होल स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे तो देखो आई कॉमन निकाल के स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर, यहाँ पर भी आई स्क्वायर, तो आई क्या हो गया, अंडर रूट के बाहर आ गया, तो वी बराबर अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम और देखते हैं कि v इज इक्वल टू आई अंडर रूट। अब आपको पता है एक्सएल किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ये है आपके परिणामी वोल्टेज के लिए व्यंजक। ठीक है, ये जो रहेगा ये क्या है, आपके परिणामी वोल्टेज के लिए व्यंजक। परिणामी वोल्टेज के लिए व्यंजक बन जाएगा। ये इक्वेशन हो गई आपकी 5 ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो परिणामी वोल्टेज है, ये जो परिणामी वोल्टेज है ये वी आर के साथ क्या कर रहा है, मान के चलिए पाई एंगल बना रहा है, तो यही क्या बनेगा, आपका कालांतर बन जाएगा। ठीक है, आप अपन आगे देखें, है ना। अब यह है आपकी प्रतिबाधा, जो व्यंजक आएगा अब किसके लिए बनेगा, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा आपकी क्या होगी, प्रतिबाधा जैसे अपन क्या बोलेंगे, ZLCR। ठीक है, तो प्रतिबाधा आपकी क्या होगी, अगर अपन देखें तो देखो समीकरण 5 से V इज इक्वल टू अपन ने क्या निकाला, आई अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू अंडर रूट क्या बचेगा आपका, आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वेयर। तो V अपॉन आई ये किसके इक्वल होगी, ZLCR प्रतिबाधा। तो ZLCR ये इक्वल टू कितना जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो ये आपका प्रतिबाधा एलसीआर सर्किट में, ठीक है, एलसीआर सर्किट में प्रतिबाधा के लिए व्यंजक हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अपन और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप अपन क्या देखें, कालांतर जो निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या बना, कालांतर 5, है ना। अब यदि बोलें कि यदि परिणामी वोल्टेज
यदि परिणामी वोल्टेज V व धारा I के मध्य कालांतर फाई हो, तो ठीक है, जब कालांतर फाई हो तो tan फाई इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आपका लंबवत आधार, तो VL माइनस VC अपॉन VR, और हल करेंगे तो VL मतलब I XL माइनस I XC अपॉन IR, तो I से I कैंसिल, तो XL माइनस XC, XL माइनस XC अपॉन R। तो यहाँ पे किसके इक्वल है, tan फाई, तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, और अपन देखते हैं क्या लिख सकते, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। तो ये है आपका कालांतर के लिए व्यंजक। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, और हल करते हैं, आगे देखते हैं, है ना। अब आगे अपन ये देखते हैं धारा। ठीक है, धारा के लिए समीकरण, जब धारा के लिए अपन ने समीकरण देखेंगे, ठीक है, तो क्या लिख देंगे कि एलसीआर सर्किट में एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा, ठीक है, कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा। तो धारा क्या होगी, चित्र से फेजर डायग्राम समझ में आ रहा है कि धारा क्या होगी, फाई कालांतर पश्चगामी चलेगी। ठीक है ना, तो I जहाँ I नॉट, तो ये आ जाएगी आपकी जहाँ I नॉट, ये किसके इक्वल हो जाएगी, V नॉट अपॉन जेड। ठीक है, तो V नॉट कितना आ जाएगा, V नॉट रहेगा, और जेड कितना है, ओमेगा है ना, जेड की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने अभी, है ना, कितनी निकाली, आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाती है आई, और फाई कलांतर, जहाँ फाई क्या है कलांतर, जिसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। अब यहाँ पे कुछ विशेष परिस्थितियाँ आती हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कुछ विशेष परिस्थितियाँ। पहली फर्स्ट वन यदि हम देखें तो देखो परिस्थिति पहले में कि यदि, है ना, यहाँ से एक ये समीकरण जो आपका दिया 7, है ना, तो यहाँ देखो पहली परिस्थिति यदि ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा सी, तो समीकरण 7 से, ठीक है, समीकरण 7 में देखो ओमेगा एल बड़ा है किससे, 1 अपॉन ओमेगा सी से, तो ये वैल्यू क्या होगी, धनात्मक होगी। जब धनात्मक होगी तो फाई की वैल्यू क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, जब फाई की वैल्यू धनात्मक है तो जो करंट है वो क्या होगी, आपकी पश्चगामी चलेगी। ठीक है, मतलब जो वोल्टता है वो V से अग्रगामी चलेगा,
मतलब इस स्थिति में जो परिपथ है वो आपका पेड़ के मतलब कि पेड़ के हो जाएगा, मतलब इंडक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसमें केवल क्या लगेगी, कॉइल पेड़कत्व लगेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यदि वी एल इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा सी, तो समीकरण 7 से जो टेन फाई है, टेन फाई की वैल्यू क्या होगी, धनात्मक, है ना, अर्थात अतः फाई भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, इस स्थिति में, इस स्थिति में जो वोल्टता है, वोल्टता V धारा I से अग्रगामी होगा। अर्थ इस तथा परिपथ का व्यवहार पेड़कीय होगा। पेड़कीय इंग्लिश में अपन बोलते हैं इंडक्टिव, क्यों होगा। ठीक है, फिर दूसरा सेकंड कंडीशन देखो, यदि ओमेगा एल की वैल्यू छोटी है किससे, 1/ओमेगा सी से, तो टेन पाई कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, तथा फाई भी कैसी होगी, ऋणात्मक, मतलब नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, है ना। तब जो वोल्टता है, वोल्टता V धारा I से क्या होगा, पक्षगामी होगा। तो क्या होगा, पक्षगामी होगा। और परिपथ कैसा बिहेव करेगा, धारितात्मक, है ना, तथा परिपथ धारितात्मक व्यवहार करेगा। क्लियर। और तीसरी कंडीशन यदि हम देखें यहाँ पे, तो तीसरी कंडीशन हमसे क्या कहती है, यदि, है ना, तीसरी कंडीशन अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं, है ना। थर्ड केस, यदि ओमेगा एल बराबर है किसके, 1/ओमेगा सी के, तब ठीक टेन फाई क्या हो जाएगा, 0, वैल्यू 0, अर्थात वोल्टता अर्थात वोल्टता व धारा समान कला में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ रहती है कि होंगे, तब आप ये देखो कि ओमेगा एल बराबर है 1/ओमेगा सी के, तो समीकरण, समीकरण अपन कौन सा ले लें, है ना। हमने यहाँ पे समीकरण देखो लिखा हुआ था जेड वाला, समीकरण फोर्थ, ठीक है, समीकरण 6 से, तो समीकरण 6 से देखो जेड इक्वल टू कितना था, अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। जब ओमेगा एल बराबर है 1/ओमेगा सी, तो ये टर्म्स पूरी क्या हो जाएगी, जीरो। तो जो जेड है वो किसके इक्वल आया, आर के। ठीक है, आर के जो भी कैसा रहेगा आपका, न्यूनतम। कैसा रहेगा, न्यूनतम। तो इस स्थिति में परिपथ जो है, ठीक, ओमी परिपथ की भांति कार्य करेगा। में परिपथ ओमीय परिपथ की भांति कार्य करेगा। ठीक है, अब आते हैं अपन अनुनादी पे, अनुनादी आवृत्ति के लिए तो निकालें। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे कि जो हमारा समीकरण है, ठीक है, एक समीकरण आई, आप ये देखो कि जो आई नॉट अगर देखें तो आई नॉट इक्वल टू क्या है, वी नॉट अपॉन जेड एल सी आर। तो वी नॉट इक्वल टू क्या बचा, आर। जेड एल सी आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, आर हो गई। तो इस स्थिति में जो आई नॉट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी, वी नॉट अपॉन आर, जो कि कैसी रहेगी आपकी, अधिकतम, है ना, जो कि कैसी हो जाएगी आपकी, अधिकतम। क्लियर, अधिकतम होगी। तो इस स्थिति में तब इस स्थिति में परिपथ में बहने वाली धारा अधिकतम होगी। मतलब जब प्रतिरोध कैसे, प्रतिबाधा कैसी हो, न्यूनतम, तो परिपथ में बहने वाली धारा क्या होगी, अधिकतम होगी। ठीक, इसे विद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। इसे विद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं, और परिपथ को हम अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो इस आगे बढ़ते हैं अनुनाद की स्थिति में। अनुनाद की स्थिति में आपको पता है, अनुनाद की स्थिति में जो धारतीय प्रतिघात है वो प्रेरण प्रतिघात के बराबर होता है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो प्रेरण प्रतिघात है वो धारतीय प्रतिघात के बराबर होता है। मतलब ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एल सी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√एल सी। ओमेगा की वैल्यू आपको मालूम है 2π न्यू। तो 1/√एल सी। तो न्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/2π√एल सी। ये है आपकी क्या चीज, अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, इसे अपन क्या कहेंगे, अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, न्यू। तो इस प्रकार से हम एलसीआर परिपथ को हम हल कर सकते हैं। इतनी चीज निकालने के लिए आपको आती हैं। आई मुझे आशा है कि आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं।
जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आया, देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है ना। शक्ति गुणांक है ना, सिद्ध कीजिए कि आपका शक्ति गुणांक कितना होता है ना। उसके लिए व्यंजक निकालिए, या आपको प्रूफ करने के लिए आ जाएगा प्रूफ दैट पी एवरेज इक्वल टू पी आर एम एस प्लस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ये फाइंड आउट करने के लिए आपको आता है। आपके एक क्वेश्चन बनता है एसी परिपथ में शक्ति, औसत शक्ति है ना, एसी परिपथ में औसत शक्ति पी एवरेज इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव, जहाँ प्रतीकों के अर्थ समान है। ये सिद्ध करने के लिए आपको आता है ना, या परिपथ में शक्ति या शक्ति गुणांक पावर है ना, पावर फैक्टर कितना होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको मालूम है कि शक्ति, सबसे पहले मालूम होना चाहिए शक्ति क्या होती है। तो आपको मालूम है किसी विद्युत परिपथ में जो ऊर्जा व्यय होने की दर है उसे अपन क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अगर हम समझने की कोशिश करें तो कि जो आपका विद्युत परिपथ होता है, विद्युत परिपथ में, ठीक है, ऊर्जा व्यय होने की दर, व्यय होने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। दर क्या कहलाएगी आपकी, शक्ति कहलाएगी। अब यह है कि यदि डिस्ट धारा होती है तो डिस्ट धारा में हम शक्ति को वोल्टेज और धारा के गुणनफल से निकालते हैं, परंतु एसी परिपथ में आपको पता है कि वोल्टेज और धारा दोनों के मान समय के साथ क्या होते हैं, पीरियड आवर्ती रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, मतलब समय के साथ क्या होते हैं, उनके मान परिवर्तित होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, तात्क्षणिक शक्ति निकालते हैं। एसी के लिए हम क्या, एसी परिपथ में हम तात्क्षणिक शक्ति निकालते हैं। तो एसी परिपथ में तात्क्षणिक वोल्ट का और तात्क्षणिक धारा के गुणनफल को हम उस परिपथ की तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एसी परिपथ में हम क्या निकालते हैं, तात्क्षणिक शक्ति। तो तात्क्षणिक शक्ति क्या होती है, जो आपका तात्क्षणिक वोल्टेज है और तात्क्षणिक धारा के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक शक्ति कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम ये बोलें कि माना किसी क्षण t पर, माना किसी क्षण t पर t प्रत्यावर्ती वोल्टेज, t पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा है। तो वोल्टेज अपन ने कितना ले लिया, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। और धारा अपन ने ले ली I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये इक्वेशन 2, जहाँ फाई क्या है, आई और वी के बीच का कालांतर, जहाँ फाई वी व आई के मध्य क्या है, कालांतर है।
ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि ताक्षणिक शक्ति, हम क्या निकालेंगे, ताक्षणिक शक्ति। तो ताक्षणिक शक्ति P बराबर, ये कितनी आ जाएगी, V इंटू आई, क्लियर। तो P इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, क्लियर। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो, V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5। और हल करते हैं। और हल करने में हम यहाँ देखो एक चीज़ लिखते हैं, 1/2 से हम भाग दे गुणा करते हैं, 2 से गुणा करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो V नॉट आई नॉट इंटू 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5, क्लियर। अब आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला पता है, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, ये बराबर होता है आपके कॉस ए माइनस बी, है ना, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। इस फार्मूले को आप यहाँ पे पुटअप करिए, ठीक है। जब अपन फार्मूले को पुटअप करेंगे तो कितना आ जाएगा, P इज इक्वल टू 1/2 V नॉट आई नॉट कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, कॉस ए माइनस, मतलब ये क्या है ए और ये क्या है बी, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, तो क्या बचेगा, कॉस 5, फिर माइनस, ठीक है, कॉस ए प्लस बी, ठीक, कॉस ए प्लस बी, तो कितना आ जाएगा आपका, ओमेगा टी कितना हो गया, 2 ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। ये वैल्यू अपन ने पुटअप कर दी, ठीक, ये P इक्वल टू ये आ गया। ये मान लो सपोज इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई आपकी, 3। अब अपन और आगे सॉल्व हल करते हैं। ठीक है। अब ये है कि जो समीकरण 3 है, ये किसी क्षण पर, किसी क्षण t पर की शक्ति के तात्क्षणिक मान को प्रदर्शित करता है। ये समीकरण 3 जो है किसी क्षण t पर शक्ति के तात्क्षणिक मान को प्रदर्शित करता है। अब हम एक पूर्ण चक्र के लिए बात करें, तो एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 ठीक की का जो औसत मान है, का औसत मान कितना होता है, 0 होता है। आपको मालूम है कि पूर्ण चक्र के लिए जो धारा या करंट का जो औसत मान होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का एक पूर्ण चक्र में, क्योंकि ओमेगा टी लिखा है, तो एक पूर्ण चक्र में जो औसत मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक पूर्ण चक्र में तो हम लिख सकते हैं कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा की औसत शक्ति, प्रत्यावर्ती धारा की औसत शक्ति, अब यहाँ पे आ जाएगा P एवरेज, ठीक है। तो ये आपके, अगर हम इसको अलग अलग कर देंगे
तो ये आ जाएगा आपका पी एवरेज हाफ वी नॉट आई नॉट, ठीक है, कॉस फाइव माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई है आपकी जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी जीरो। तो पी एवरेज इज इक्वल टू क्या बचा, हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव, ठीक है। अब आपको हम इस टू को हम क्या लिख रहे हैं, देखो टू को हम लिखते हैं वी नॉट अपॉन रूट टू इंटू आई नॉट अपॉन रूट टू, क्योंकि रूट टू कितना हो जाएगा टू, और इंटू क्या है कॉस फाइव। तो पी एवरेज वी नॉट अपॉन रूट टू, ये क्या होती है वोल्टेज की वी आर एम एस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की वर्गमात मूल मान, वी आर एम एस और आई आर एम एस, और इंटू क्या आ गया कॉस फाइव। इस प्रकार से आप ये डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, तो ये यहाँ वी आर एम एस है ना, वी आर एम एस बराबर क्या वी नॉट अपॉन रूट टू, ये क्या है वोल्टेज का, ठीक है, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। और आई आर एम एस किसके इक्वल होता है, वी आई नॉट अपॉन रूट टू, आई नॉट अपॉन रूट टू, ये है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। इस प्रकार से अपन और आगे हल कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में आपको ये, तो ये डेरिवेशन है आपका शक्ति गुणांक का। इसके आगे अपन थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है। आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, तो यहाँ पे हम कॉस फाइव को कोई भी समीकरण का नाम दे दीजिए, मान लीजिए हम फर्स्ट ही दे देते हैं, कॉस फाइव को हम क्या बोलते हैं परिपथ का, परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं, पावर फैक्टर, ठीक है। तो अब आपको ये बोलते हैं तथा जो आपकी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं आपकी परिपथ की आभासी शक्ति, मतलब कि यहाँ बोल देंगे कि जो P, इसको बोल सकते हैं पी आर एम एस है ना, ये हो जाएगी वी आर एम एस इंटू आर एम एस, इसको अपन क्या बोलेंगे परिपथ की आभासी शक्ति। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि जो औसत शक्ति है, औसत शक्ति ये आभासी शक्ति और है ना शक्ति गुणांक, क्या है शक्ति गुणांक के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो एक चीज आती है एलसीआर, ठीक, एलसीआर परिपथ में अगर हम बात करें, एलसीआर परिपथ की अगर हम बात करते हैं, तो एलसीआर परिपथ में आपको पता है में शक्ति, ठीक है।
अब आपको पता है कि जो LCR परिपथ होता है, अगर आप उसका फेजर डायग्राम देखें, फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग अपना जब अपन निकालते हैं तो इस प्रकार से निकालते रहे, ठीक है। ये आपका R और ये क्या होता रहा आपका ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, ठीक। तो ये जेड निकल के क्या आता रहा आपका √R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको पता है कि अगर इस डायग्राम और ये क्या होती रही आपकी फाई कलांतर, है ना। डायग्राम में अगर अपन देखें तो जेड अपन इसी प्रकार से निकालते रहे परिणामी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये देखें कि जो कॉस फाई है, अगर इससे अपन देखें डायग्राम से, तो कॉस फाई क्या आ जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है R और कर्ण क्या है R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है आपको पता है ZLCR की, ठीक है, कॉस फाई। तो LCR परिपथ में जो शक्ति है, ठीक है, P एवरेज, तो ये क्या होगी VRMS इंटू IRMS इंटू क्या आ जाएगी आपकी R/Z, ठीक है। तो कभी कभी आपको ये भी प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि P एवरेज इक्वल टू, सिद्ध कीजिए कि P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू R/Z। तो ये किसके लिए है आपका LCR सर्किट के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम कुछ और देखें कि आपने मालूम है कि अगर हमारे पास केवल इंडक्टिव लगा हुआ है, मतलब प्रेरण कुंडली लगी है या धारिता वाला युक्त AC परिपथ है, तो आपको उसमें जो फाई रहता है कालांतर वो कितने का रहता है 90 का। तो cos 90 की वैल्यू हमेशा कहती होती है 0। मतलब इस स्थिति में हम ये बोलते हैं कि परिपथ में तो धारा प्रवाहित होती है, लेकिन क्या होता है कि उसमें शक्ति का जो व्यय है, ऊर्जा का व्यय नहीं होता, या बोल सकते हैं ऊर्जा का क्षय नहीं होता, ठीक है। चाहे वो धारकीय परिपथ हो या प्रेरकीय परिपथ हो, ठीक है। एक अपन एक नोट करके अपन थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, जो है ना, कि यहाँ पे यदि हम ये समझते हैं कि केवल धारकीय या प्रेरकीय परिपथ में जो कालांतर है, ठीक है, V और I के बीच में क्या कालांतर फाई, ये कितना होता है 90 डिग्री का, V व I के मध्य कालांतर कितना होता है π/2। तो cos π/2 की वैल्यू कितनी आती है 0। cos π/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो जो आपकी P एवरेज है वो कितनी आ जाएगी 0, पावर कितनी हो गई 0। तो इस स्थिति में धारा तब जो है ना, इस तब क्या होगी परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, परंतु ऊर्जा क्षय नहीं होता। मतलब ये बोल सकते हैं शक्ति का क्षय नहीं होता, क्योंकि शक्ति कितनी है जो शून्य है ना, का क्षय नहीं होता है। तो इस प्रकार की धारा को हम तो इस धारा को हम वॉटहीन धारा कहते हैं। आया समझ में, वॉटहीन धारा किसे कहेंगे, दोनों में होता है, मतलब ऐसे परिपथ जिसमें शक्ति का क्षय ना हो, तो उन परिपथ में बहने वाली धारा को हम वॉटहीन धारा कहते हैं। चाहे वो केवल एक संधारित्र युक्त AC परिपथ हो या एक प्रेरण कुंडली युक्त AC परिपथ हो।
तो उसमें शक्ति क्षय बिल्कुल नहीं होता, अर्थात उनमें बहने वाली जो धारा है वो गॉठिन धारा होती है। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा और आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय सभी को। आशा है कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, गुड बाय बच्चों।